स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सोल्युबिलिटी क्या होती है किसी भी सॉलिड की लिक्विड के अंदर, फिर उसके हमने फैक्टर्स पढ़े थे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। आज हमने इसको चेंज कर लिया सोल्यूट को। वहां पे अपना सोल्यूट कौन सा था, सॉलिड था। यहाँ पे आपका सोल्यूट क्या रहेगा, आज गैस, और सोलवेंट अपना क्या रहेगा बच्चों, लिक्विड। तो आज टॉपिक पढ़ना अपने को सोल्युबिलिटी क्या होती है जब हम गैस को डिसोल्व करते हैं लिक्विड के अंदर। डेफिनेशन देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, गैस की ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट, वो अमाउंट आपको किसमें लेनी है, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी डिसोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड। जो हम डिसोल्व कर रहे हैं लिक्विड की गिवन अमाउंट के अंदर, कितनी भी अमाउंट हो सकती है वो, लेकिन वो किस में लेनी है आपको, सेंटीमीटर क्यूब में, एट कांस्टेंट या बोल सकते हैं गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो जो आप डिसोल्व कर रहे हो किसको, गैस को लिक्विड के अंदर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिसोल्व कर रहे हो, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया आपने, बीच में प्रेशर भी चेंज कर दिया। आपको एक गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस को डिसोल्व करना, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और जितनी गैस की अमाउंट सेंटीमीटर क्यूब में आप डिसोल्व कर रहे हो गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर, वो कहलाती है आपकी सोल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने यहां पे इस कंटेनर के अंदर लिक्विड दिया हुआ जो 100 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आपने ली हुई है, और ऊपर से आप गैस ऐड कर रहे हो, कोई भी मान लेते हैं रैंडमली आपने O2 गैस ऐड कर दी। तो आप इसको डिसोल्व करते जा रहे हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ऑक्सीजन इस लिक्विड के अंदर डिसोल्व होनी बंद हो जाती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है कि एक गिवन अमाउंट के अंदर एक फिक्स अमाउंट ही आपकी डिसोल्व हो सकती है गैस इस लिक्विड के अंदर। तो जिस भी कंसंट्रेशन के ऊपर या जिस भी वॉल्यूम के ऊपर ये जाके डिसोल्व होनी बंद हो जाए उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक टाइम पे जाके ये जो आपकी गैस है वो लिक्विड के अंदर डिसोल्व होना बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे वो आपकी बन जाती है सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर मैक्सिमम गैस की आप कितनी अमाउंट तक डिसोल्व कर सकते हो, वो कहलाती है आपकी सोल्युबिलिटी। बट मस्ट कंडीशन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, या गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही आप डिसोल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन के दौरान या डिसोल्यूशन के दौरान आपने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि गैस के केसेस में टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट है सोल्युबिलिटी के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको ये डेफिनेशन देखनी है। अब आते हैं फैक्टर्स के ऊपर कि कौन कौन से आपके ऐसे फैक्टर हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करती हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब याद करो, हमने प्रीवियस लेक्चर आपने अच्छे से देखा हो तो वहां पे हमने पहला फैक्टर जो देखा था वो था कि नेचर ऑफ दी सोल्यूट एंड सोलवेंट, कि सोल्यूट और सोलवेंट की नेचर को हम चेंज करते जाएंगे, दोनों की नेचर वेरी करते जाएंगे तो सोल्युबिलिटी अपनी वेरी होगी। वही केस यहां पढ़ेंगे कि अगर आपने गैस अलग अलग सेपरेट कर दी और लिक्विड भी आपने चेंज करते गए तो सोल्युबिलिटी आपकी है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपने गैसेस ले ली O2, N2, ठीक है, H2। इन गैसेस को एक तो आप वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हो, ठीक है, और सेकंड आप इसको मान लेते हैं, सेकंड आपका सॉल्वेंट ले लेते हैं इथाइल, एल्कोहल या इथर वगैरह ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो इस केस में ये लेस सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। ये जो गैसेस हैं ये वाटर के अंदर आपकी होती है बच्चों लेस सोल्यूबल। कौन कौन सी गैसेस, O2, N2, H2। जबकि अगर आप जैसे यहाँ पे आपने इथर ले लिया कोई भी या फिर इथाइल एल्कोहल ले लिया तो ये यहाँ पे क्या है, मोर सोल्यूबल, ये गैसेस आपकी ज्यादा सोल्यूबल है इसके अंदर। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या, ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर कम सोल्यूबल इसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। ये बच्चों ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर के अंदर कि लाइक डिसोल्व लाइक, कि अपने जैसा वो अपने जैसे को डिसोल्व कर सकता है। वही फैक्टर आप यहाँ पे लगाओगे। वाटर आपका कैसा है, पोलर सोल्वेंट है, जबकि ये सारी की सारी गैसेस आपकी कैसी है बच्चों, नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे, क्योंकि दोनों के दोनों आपके एटम क्या है, सेम है। तो जहां भी दोनों एटम सेम हो वहां पे वो मॉलिक्यूल बन जाता है आपका नॉन पोलर। तो ये जो गैसेस है वो आपकी कैसी है, नॉन पोलर। जबकि वाटर कैसा है, पोलर है, तो लेस सोल्यूबल होगी, डिसोल्यूशन लेस होगा। बट अगर आप चेंज करते हो सॉल्वेंट को, यू चेंज बाय इथर और इथाइल अल्कोहल, देन सोल्युबिलिटी इज
increases. Why? Because these are non-polar. Gases are also non-polar. दोनों की नेचर आपकी क्या हो जाती है? सेम. तो नॉन पोलर और नॉन पोलर नेचर सेम होने के कारण आपकी सोलिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. अब कुछ गैसेस बताता हूं आपको मैं. जैसे आपने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस ले लिया आपने, और HCl गैस ले ली. अब ये जो गैसेस है ये आपकी कैसी गैसेस है? पोलर है. तो आपको मैंने अभी बताया कि वाटर कैसा होता है? पोलर. तो इस केस में आपकी सोल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम. तो इस केस में आपकी सोल्युबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम, क्योंकि ये गैसेस भी कैसी है? पोलर. और वाटर भी कैसा है? पोलर. बट अगर इन्हीं को हम इनके अंदर डाल देते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, तो सोल्युबिलिटी अब की बार क्या हो जाती है इनकी? मिनिमम. इस वाटर के अंदर मैक्सिमम, बट इथाइल अल्कोहल और ईथर के अंदर क्या हो जाती है आपकी? मिनिमम. बिकॉज दीज आर नॉन पोलर बट गैसेस आर पोलर इन दिस केस. तो इस प्रकार से आपकी नेचर ऑफ गैस और लिक्विड है वो बताता है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज. अगर आपने वाटर लिया है तो उसके अंदर पोलर गैसेस है, वो ज्यादा सोल्यूबल है. अगर आपने इथाइल अल्कोहल और ईथर जैसा नॉन पोलर कोई भी सोल्वेंट ले लिया, जैसे बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये नॉन पोलर के अंदर ये गैसेस है वो नॉन पोलर वो ज्यादा सोल्यूबल होती है. तो ये आपका पहला फैक्टर यहां से कंप्लीट है. सेकंड जो आपका आता है बच्चों वो टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? देखो, जब भी आप किसी भी गैस को डिसोल्व करते हो लिक्विड के अंदर, तो उस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में हीट है वो आपकी बाहर निकलती है. कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप गैस को डिसोल्व करते हो तो रिएक्शन आपकी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है. कैसे? कि जैसे मान लेते हैं आप गैस को डिसोल्व कर रहे हो यहाँ पे किसी भी गिवन लिक्विड के अंदर, या बोल देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो यहां से आपका सोल्यूशन बनेगा, प्लस में हीट आपकी बाहर निकलती है. मैंने आपको भी बताया कैसा प्रोसेस है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. डेल्टा हीट ऑफ सॉल्यूशन आपकी कैसे होती है इस केस में? नेगेटिव. याद करो लीचेट्रियल प्रिंसिपल, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था. क्या कहता है लीचेट्रियल? लीचेट्रियल कहता है कि जिस साइड आप टेम्परेचर या प्रेशर ऐड कर रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाता है. मतलब सॉल्यूशन के साथ हीट निकल रही है तो हीट आपकी इस डायरेक्शन में, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे हीट आपकी उतनी ही ज्यादा निकलेगी. तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर के साथ हीट है वो ज्यादा निकल रही है, तो इसके कारण इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है आपका? बैकवर्ड. मतलब गैस है वो सोल्यूबल लेस हो जाती है जब आप टेम्परेचर क्या करते हो? इंक्रीज. तो एक सिंपल सा तरीका भी बताता हूं आपको. आपको पता है गैसेस की नेचर कैसी होती है? वोलेटाइल होती है, वेपर बन जाती है, इजीली भाप बन जाती है. तो जब भी आप गैस को गर्म करते हो किसी भी कंटेनर के अंदर, मान लेते हैं यहाँ आप गैसेस ले रखी है आपने, ठीक है, ये आपका लिक्विड है, डिसोल्व कर रहे हो और यहां से आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हो, तो इन गैसेस की नेचर कैसी होती है? वोलेटाइल. मतलब वेपर बन जाती है इजीली इनके. तो ये गर्म करते ही यहाँ पे सोल्यूबल नहीं होगी, बल्कि ये क्या बन जाएंगे? यहाँ से वेपर बन जाती है और ये घुलती नहीं है इसके अंदर. तो इस प्रकार से ये आपका टेम्परेचर का फैक्टर है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सोल्युबिलिटी गैसेस की हमेशा क्या होती है? डिक्रीज. सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी गैसेस की क्या होती है? डिक्रीज. क्यों? क्योंकि गैसेस जब डिसोल्व होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हीट हमेशा बाहर निकलती है. तो ये बच्चों यहां से आपके दो फैक्टर हो चुके हैं कि सोल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है नेचर ऑफ द लिक्विड एंड गैस के साथ और टेम्परेचर के साथ. अब बढ़ते हैं इसका थर्ड फैक्टर कि प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी का. थर्ड आपका जो इफेक्ट रहेगा वो प्रेशर का रहेगा. एक बात आपको बता देता हूं बच्चों यहां से, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर. यहां से क्वेश्चन आपका श्योर आता है, चाहे कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए वहां से आपके न्यूमेरिकल आते हैं, या कोई भी बोर्ड एग्जाम है वहां से क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, तो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या होता है जब गैस को डिसोल्व करते हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर. ये मान लेते हैं आपका कोई भी कंटेनर ले रखा आपने, इसके अंदर लिक्विड है और आप गैसेस को डिसोल्व कर रहे हो इसके अंदर. मान लेते हैं पहले सोल्युबिलिटी लेस है, फिर आपने यहां से एक पिस्टन लगा दिया, ये मूव कर रहा है पिस्टन, ये आपने लगा दिया बच्चों यहां से क्या? पिस्टन. अब जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो ये पिस्टन यहां से नीचे जाएगा, यहां से नीचे जाएगा. तो अब ये जो गैस ऊपर थी ये अब कहां आ जाएगी? इस लिक्विड के अंदर आ जाएगी. मान लेते हैं यहां तक आपने प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, तो ये गैसेस अब कहां आ गई? इस लिक्विड के अंदर. तो जैसे कि आपने प्रेशर इंक्रीज किया, यहां से क्या अप्लाई किया आपने?
प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने के साथ ये जो गैसेस है ये लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो प्रेशर का एक सीधा सा इफेक्ट है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपका सोल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि एज वी इंक्रीज प्रेशर solubility of gases is increasing। सिंपल सा फैक्टर है इसका, बट इसके बारे में डिटेल स्टडी की थी हेनरी ने। हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने पूरा का पूरा इसका इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे सोलिबिलिटी वेरी करती है गैसेस की अमाउंट ऑफ लिक्विड के साथ, या कैसे इनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इसको बोला फिर बाद में हेनरी लॉ। हेनरी ने सारा का सारा इफेक्ट पड़ा था प्रेशर का सोल्युबिलिटी के साथ, तो जिसको बाद में क्या बोला गया, हेनरी लॉ। हेनरी ने दो स्टेटमेंट दी थी। पहला उसने क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व इन गिवन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कि जितनी आप अमाउंट यहाँ पे ज्यादा ले रहे हो, मान लेते हैं एक बार आपने ली हुई है यहाँ से 5 मोल, ठीक है, आप प्रेशर लगा के इसको डिजोल्व करा रहे हो। सेकंड यहाँ पे मान लेते हैं आपने ले लिया अमाउंट, इसकी ज्यादा अमाउंट ले रखी है आपने, ठीक है, मान लेते हैं इसकी अमाउंट आपने 10 मोल ले, तो इस केस में आपको प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। तो जितनी आप अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा लोगे उतना ही प्रेशर आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा गैस को डिजोल्व कराने के लिए। ये हेनरी लॉ की क्या थी, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व in a liquid is directly proportional to the pressure। ये अप्लाइड प्रेशर बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जितना हम अप्लाइड प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतनी ही गैस की अमाउंट है वो ज्यादा सोल्यूबल होती है यहाँ से। तो इस डायरेक्टली को हटाने के लिए हमने यहाँ से लगा दिया बच्चों कांस्टेंट, इसको हमने क्या बोला, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आपका ये हेनरी लॉ की स्टेटमेंट थी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसकी कि जैसे ही आप अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा लेते हो उसको डिसॉल्व कराने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर जितना आप प्रेशर ज्यादा लगाते हो उतनी अमाउंट ऑफ गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व होती है। अब एक सेकंड स्टेटमेंट थी इसकी, इसने बताया कि सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस, एक्स यहाँ पे मैंने ली है, अमाउंट बोल दो या फिर सोल्यूबिलिटी बोल दो, अमाउंट ऑफ द गैस और सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब सोल्यूबिलिटी आपकी उतनी ज्यादा होती है जितना आप क्या इंक्रीज करते हो, प्रेशर। वैसे तो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है, बट ये थोड़ी पर्टिकुलर स्टेटमेंट बन जाती है सोल्यूबिलिटी के ऊपर कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब यहां से डायरेक्टली हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, के डैश यूज करेंगे, और ये आपका यहां से पड़ा है पी। अब यहां से हमने के यूज कर लिया कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, यहां हम क्या यूज करेंगे, के डैश यूज करेंगे। तो यहां इसको इधर ले जाएंगे तो x इंटो में 1 अपॉन के डैश इज इक्वल टू पी। अब इसकी जगह हमने यूज कर लिया क्या, के एच, यहां हमने यूज कर लिया आपका के एच इंटो में x इज इक्वल टू पी। ये आपका जो के एच है, यहां से आपने जो के एच लिया है इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट, एच फॉर हेनरी, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है। यहां से इसकी जो वैल्यू आपकी हेनरी कांस्टेंट की वो वेरी करती है अलग अलग गैसेस के साथ। जैसे आपका O2 के केस में अलग की एच वैल्यू होगी, ठीक है, अगर आपने H2 ले लिया या आपने N2 ले लिया तो अलग अलग गैसेस के केसेस में हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या होती है, अलग अलग होती है, वेरी करती है। अब आप कहोगे सर इस हेनरी कांस्टेंट के साथ कैसे वेरी करती है, क्यों वेरी करती है? क्योंकि देखो मैं आपको यहां से बताता हूं कि सोल्यूबिलिटी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है इस हेनरी कांस्टेंट का। अगर आप यहां से देखोगे तो इस इक्वेशन से आप देखो ध्यान से एक बार, x इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 बाय में के एच। तो एक से आप ध्यान से देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, मतलब जितना हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी सोल्यूबिलिटी आपकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अलग अलग गैसेस की सोल्यूबिलिटी वो अलग अलग होती है, तो हेनरी कांस्टेंट भी आपका क्या होगा, वेरी करेगा। तो अलग अलग गैसेस के साथ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है या वेरी करती है। अब नेक्स्ट यहां से फिर इसने ग्राफ के द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन किया। ग्राफ क्या बनाया इसने इस इक्वेशन के ऊपर ग्राफ बनाया कि आपकी जो सोल्यूबिलिटी है
वो प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस वेरीज विद प्रेशर। अब यहां से आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ऐसे, मतलब अगर आप सोल्यूबिलिटी है वो प्रेशर के साथ ग्राफ बनाते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ सोल्यूबिलिटी भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्लोप आपका क्या रहता है यहाँ से के। तो इस प्रकार से हेनरी ने ग्राफ के द्वारा भी एक्सप्लेन किया कि जैसे आप प्रेशर को चेंज करोगे सोल्यूबिलिटी भी आपकी लीनियरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, प्रेशर के साथ सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा उसने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे गैस की सोल्यूबिलिटी वेरी करती है, किसके साथ है, प्रेशर के साथ। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताता हूं बच्चों कुछ, कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, इसकी मैं आपको बच्चों 2-3 एप्लीकेशन बताता हूँ हेनरी लॉ की। एप्लीकेशन कैसे है कि हेनरी लॉ कहाँ काम आता है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी या फिर जैसे आपकी सोडा की बोतल होती है, ठीक है, जैसे ही आप ढक्कन को ओपन करते हो तो एकदम से बबल्स बाहर निकलती हैं। उसमें ऐसा क्या होता है, क्यों बबल्स बाहर निकलती हैं, क्योंकि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आपकी डालते हैं बोटल्स के अंदर, तो इसके अंदर वो लिक्विड के अंदर हम गैस फिल करते हैं ताकि सोल्युबिलिटी मैक्सिमम रहे, और हाई प्रेशर के अंदर हम गैसेस को फिल कर देते हैं इस लिक्विड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड प्लस में गैस को हाई प्रेशर के ऊपर हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जितना ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगाएंगे उतनी ही गैस और लिक्विड आपस में सोल्यूबल ज्यादा रहेगी। तो हमने हाई प्रेशर के ऊपर गैस के अंदर वो लिक्विड, गैस और लिक्विड इस बोतल के अंदर हमने फिल किया है। जैसे ही हम यहां से ये ढक्कन हटाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एकदम से प्रेशर रिलीज कर दिया। तो इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था, वो हमने प्रेशर ढक्कन के साथ एकदम से हटा दिया। और आपको पता है कि हमेशा चीजें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती है। तो इस बोतल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा आपका हाई है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है, कम है। तो इस बोतल का जो प्रेशर है वो अपना प्रेशर किसके इक्वल करना चाहती है, एटमॉस्फेयर के इक्वल। तो इसलिए तेजी से वो गैसेज है वो यहां से बाहर निकलती है, ठीक है, क्योंकि एकदम से हमने प्रेशर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और बबल्स आपके बाहर निकलते हैं। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कैसे है यहाँ, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन ये है कि हम हाई प्रेशर लगा के क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि गैसेज हैं वो लिक्विड के अंदर तभी ज्यादा सोल्यूबल होगी जब आप प्रेशर क्या लगाओगे, ज्यादा लगाओगे। तो इसीलिए बिवरेज जो आपके जितने भी पेय पदार्थ है, जैसे शैंपेन वगैरह होगी, बियर की बोटल्स होगी, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, सोडा होगी, सब में हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से गैसेज को सोल्यूबल करते हैं, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। सेकेंड जो आपकी एप्लीकेशन है वो है पीपल लिव एट हाई एल्टीट्यूड। पीपल लिव एट हाई एल्टीट्यूड, इसका क्या मतलब है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह जैसे इधर है, अप साइड रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, ग्राउंड लेवल से अलग किसी ऊंचाई पे रहते हैं, तो वहां पे आपको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं जो भी आपकी ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट क्या है, कम होती जाती है, क्योंकि प्रेशर है वो कम होता जाता है हाइट के साथ, ठीक है। तो जैसे कि आपकी O2 की अमाउंट एक तो ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर गैसेस के अंदर O2 की अमाउंट, और एक O2 आपकी हाइट पे है, ऊंचाई पे है, तो इसका लेवल है वो क्या मिलता है, हाइट पे लो, और ग्राउंड पे इसका लेवल क्या मिलता है बच्चों, हाई। तो जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो लगातार क्या लेती हैं, लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो इनहेल करती हैं जब वो श्वास लेती हैं। तो जैसे जैसे एक लंबे समय तक वो लोग उस हाइट पे रहते हैं और लो ऑक्सीजन की अमाउंट उस लेते हैं, इसके कारण उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। फर्स्ट है उनके अंदर क्या आ जाती है बच्चों, वीकनेस आ जाती है। सेकंड है वो जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी को हम क्या बोलती है, एनोक्सिया। एनोक्सिया नाम की डिजीज रहती है उनके अंदर। जो लोग कहाँ पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पे रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर लो ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है उनको लगातार, क्योंकि हाइट पे रहते हैं, प्रेशर क्या है, कम है गैसेस का, और O2 है वो कम उनके अंदर जा रही है सांस लेते टाइम, तो इसके कारण उनके अंदर वीकनेस हो जाती है। सेकंड, उनकी जो थिंकिंग पावर है वो कम हो जाती है। एक जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं उनकी थिंकिंग पावर है, और एक जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा ड्यू टू डिफरेंट अमाउंट ऑफ O2, क्योंकि दोनों लेवल के ऊपर O2 की अमाउंट डिफरेंट है, तो उनके अंदर एक तो वीकनेस हो जाती है, सेकंड उनकी जो थिंकिंग पावर है लो हो जाती है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया डिजीज बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रेशर के साथ गैसेस का वेरी करती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार से आपका
ये फैक्टर भी कंप्लीट है। सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड भी आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को अच्छे से देखिए, जहां भी प्रॉब्लम मिले, जो भी आपको डाउट हो कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूले चैनल को। थैंक यू।